हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम देख रहे हैं हमारे अतीत सेकंड बुक, और उसी में जो हमारा आपका चैप्टर जो हमारा आपका प्रारंभ होगा मुगल साम्राज्य को हम लोग बेसिकली आपका देख रहे थे। चैप्टर नंबर 4 है हमारे सामने, मुगल साम्राज्य। इसे हम लोग आपका देख रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम और अच्छे से इसको पढ़ें, समझें, ताकि पूरी मुगल व्यवस्था हमको बहुत अच्छे से आपका समझ में आ जाए। क्लियर है? अभी हमने इसको देख लिया, पूरी आपकी मुगल व्यवस्था को, ठीक कैसे उन्होंने लाल किला बनाया और लाल किले से कैसे देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर हाँ वो आपका तिरंगा फहराते हैं और जनता को का भाषण देते हैं। क्लियर है? अभिभाषण देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मुगल कौन थे। माता की ओर से वो और पिता की ओर, माता की ओर से क्या थे? चंगेज खान के वंशज थे और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। क्लियर है? इनको हमने देखा। फिर एक इमेज बनी हुई थी आपका चंगेज खान की, उनके दादा और उनके पूरे सब की, मतलब एक फोटो हमने उनकी देखी। और उसके बाद हमने मुगल सैन्य जो अभियान है उनको भी देखा कि मुगल सैन्य अभियान कैसे हैं, किस तरह से हैं। इन पर हमने बेसिकली आपका बात की कि किस तरह के मुगल सैन्य अभियान आपके चले हुए थे। ठीक है, इसको देखिए। फिर किस तरह से अकबर के शासनकाल में क्या चीजें रही हैं, बाबर ने किस तरह से युद्ध करा है, उनको देखा। फिर हमने सबसे पहले इसमें शुरू किया था मुगल बादशाह बाबर ने किस तरह से कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, कब तक उसका शासन पीरियड रहा। इस शासन पीरियड को हमने इसके अंतर्गत आपका देखा। दूसरा हम देख रहे थे हुमायूं को, 1530 से लेकर आपका 1540 एवं 1555 से लेकर 1556 के बीच जो आपके मुगल बादशाह की जो स्थिति है उसको हमने आपका देख लिया था और उसको हमने आपका पहचान किया। क्लियर है? तो इन सभी के बारे में हमने गौर करके और अच्छे से हमने इसको पढ़ लिया और समझ लिया। क्लियर है? अब देखिए, अकबर के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अकबर ने कैसे मालवा, गोलकुंडा और अपने सौतेले भाइयों से किस तरह से उसने अपने सैन्य अभियान चलाए। ठीक है, कैसे उसने गुजरात के क्षेत्र पर, आपका बिहार, उड़ीसा, बंगाल पर और इस तरह से उन्होंने युद्ध किए और कैसे उन क्षेत्रों को कब्जाया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने राज्य में मिला लिया और उसने बहुत सारे दक्कन के अभियान चलाए, जिसमें बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सबको किया। ठीक। और लास्ट में क्या हो गया कि राजकुमार सलीम के कारण, जो उसका पुत्र था, अकबर की लास्ट में सत्ता आपके लड़खड़ाई जाती है और आगे चलकर सलीम, जिसको हम शाहजहां के मतलब जो आपका सलीम है, जिसको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, वो बादशाह बनता है। और जहांगीर बादशाह बनने के बाद मेवाड़ के आपके सिसोदिया शासक जो राजपूत थे, अमर सिंह ने क्या कर दी, मुगलों की आपकी सेवा स्वीकार कर ली। इसके बाद सिख को अहोम और अहमदनगर के खिलाफ उसने अभियान चलाए, जो आपका पूर्णतः सफल नहीं हुए, लेकिन आंशिक रूप से कहीं ना कहीं सफलता पाई। फिर हमने जागीर के शासनकाल में देखा कि राजकुमार खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, उसने विरोध कर दिया और जागीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धक्का देने का प्रयास किया, यानी कि बाउंड्री पर खड़ा था और उसको धक्का देने का प्रयास किया नूरजहां ने, और वो उसको असफल रह जाती है। और क्या होता है, अंत में शाहजहां जागीर को बंदी बना लेता है और खुद क्या बन जाता है, आपका शासक बन जाता है। ठीक। तो अब फिर हमने कहानी पढ़ी शाहजहां की। शाहजहां ने किस तरह से गद्दी अपनाई, किस तरह से अभिजात खान जहान आपका लोधी ने आपका विद्रोह किया, कैसे उसको हराया, अहमदनगर पर कैसे उन्हें युद्ध अभियान चलाए, बुंदेलों को कैसे हराया, ओरछा पर कैसे कब्जा किया, ये सारी चीजों को हमने देखा। और लास्ट में हमने देखा कि शाहजहां के 4 पुत्रों के बीच कैसे उत्तराधिकार को लेकर आपका जंग हुआ, और जिसमें आप देखेंगे दारा सिकोह को मारकर और 3 सगे भाइयों को मारकर औरंगजेब ने क्या किया, उनको मौत का हाथ उतारा और खुद शासक बना और शाहजहां को क्या करा, उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में आपका कैद कर रख दिया। और इस तरह से आपका शक्तिशाली जो बादशाह था औरंगजेब, 1658 से 1707 तक क्या बन गया, बादशाह बन गया। तो ये है औरंगजेब आपके सामने, आप एक बार देख लीजिए। जितना हमने अभी तक पढ़ा है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही आपका हो जाएगा फिर हम लोग थोड़ा इसमें आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। कह रहे हैं कि 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों को पराजय की। कौन सा क्षेत्र है ये? उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट, जो आपका फ्रंटियर है, बेसिकली ये वाला जो आपका फ्रंटियर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले क्षेत्र की। क्लियर हुआ? यहाँ क्या की इसने आपकी विजय प्राप्त हुई, परंतु 1680 में पुनः विद्रोह हो गया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के अभियान को अस्थायी सफलता मिली। किसको? यूसुफजई, एक ये भी लोग थे, और आपका सिख जो आपका धर्म है, इन लोगों ने क्या कर दिया, इनके खिलाफ विद्रोह किया और अभियान चलाया, और इन्हें अस्थायी सफलता मिली, यानी कि जो सफलता इन्होंने पाई थी वो आपका परमानेंट नहीं थी। कह रहे मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इस कारण उनकी आंतरिक, राजनीतिक और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों की अपेक्षा मराठे सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान आपके प्रारंभ रहे। मराठा सरदारों के युद्ध चले, शिवाजी के खिलाफ युद्ध हुए, मुगल मराठा अभियान चले, जो कहीं कहीं न तक उन पर सफल रहे। परंतु औरंगजेब ने शिवाजी को अपनाया और शिवाजी को आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकाला। अब देखिए, अब क्या करता है औरंगजेब जो होता है, ये शिवाजी से आपकी मित्रता करने के लिए या बात करने के लिए इनको कहाँ बुलाता है? अपने यहाँ बुलाता है। और अपमान अब होता क्या, जैसी आपके शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं तो इनको प्रॉपर क्या नहीं मिलती, इज्जत नहीं मिलती, इनको अपमानित आपका महसूस होता है, और कुछ इनका संवाद बादशाह के साथ होता है, और बादशाह क्या कर लेता है, शिवाजी को क्या कर लेता है, मुगल का कैद कर लेता है, और अंत में क्या होता है, शिवाजी वहां से भाग निकलते हैं। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाया। क्या कराया? अपने आप को फ्री करने के बाद मुगलों के खिलाफ अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। अब देखिए, इसका पुत्र है अकबर। आप इस अकबर को पहले वाले अकबर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप इनको अकबर सेकंड कह सकते हैं। सिख विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन के सुल्तान का सहयोग मिला। अब अकबर को शासन बनाने के लिए औरंगजेब के खिलाफ कौन हेल्प कर रहा है अकबर की? आपको पता होना चाहिए, जो आपके मराठे हैं और दक्कन के जो सुल्तान हैं। क्लियर है? जैसे बरार हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, ये सब लोग हेल्प कर रहे हैं किसकी? ताकि अकबर सेकंड शासक बन जाए औरंगजेब की जगह। और अंततः फसीदाबाद आपके ईरान भाग गया, और जब कुछ काम नहीं चला, अकबर कहाँ भाग गया? ईरान चला गया। क्योंकि इस समय औरंगजेब बहुत शक्तिशाली शासक के रूप में इस उपमहाद्वीप के सामने उभरा, और जितना बड़ा क्षेत्र आपका औरंगजेब ने मुगल सत्ता में किया, इतना बड़ा कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। क्लियर है? कहां बाबर ने आपका दिल्ली और आगरा को छीनकर मुगल सत्ता को स्थापित किया था। उसके बाद सलीम जो जहांगीर है, जहांगीर ने उसमें कुछ आपका बढ़ाव किया। उसके बाद शाहजहां आया, और उसके बाद अकबर आया, और अकबर के बाद आप देखिए किरम आप आए, और उसके बाद औरंगजेब ने किस तरह से इस क्षेत्र पर बहुत अच्छे से कब्जा किया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के खिलाफ आपकी सेना भेज दी, यानी कि जो लोग आपका औरंगजेब के मदद कर रहे थे, औरंगजेब के खिलाफ होकर अकबर की जिन्होंने हेल्प की थी, उनके खिलाफ क्या कर दिया, दक्कन के लिए उन्हें सेना भेज दी। 1685 में बीजापुर, 1767 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ये दो जो क्षेत्र थे सबसे ज्यादा जिन्होंने हेल्प की थी, बीजापुर और गोलकुंडा, दोनों को ही क्या कर लिया, इन्होंने अपने शासन में मिला लिया। ठीक। अब 1658 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार युद्ध पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंधन स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में जाटों, सिखों और सनातनियों को उत्तर पूर्व में अहोम तथा दक्कन में मराठों के विरुद्ध सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? उनके विरुद्ध उनको आपका सामना करना पड़ा। ठीक, यानी कि जो युद्ध अभियान है, वो युद्ध अभियान उनको आपका अच्छे से चलाने पड़े। अब देखिए, मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए आपका युद्ध शुरू हो गया। अब कैसे होता है कि जैसे ही औरंगजेब मरता है, उसके खिलाफ बाद में क्या होता है, बहुत सारे युद्ध उत्तराधिकार के लिए, यानी कि बेसिकली आप जब भी देखेंगे, जब भी कोई मुगल बादशाह बड़ा शक्तिशाली रहा है, तो जो भी उसके उत्तराधिकारी रहे हैं,
जो भी उसके राजकुमार 1 या 2 या 3 जितने भी रहे, सबने बादशाह बनने के लिए, दिल्ली की गद्दी पर आपका बैठने के लिए सबने आपस में संघर्ष किया है। और ये संघर्ष कहीं ना कहीं आपस में मारकाट और खूनी खराब के बीच ही बात ही क्या मिला, उन्होंने गद्दी पाई है। आप देख सकते हैं औरंगजेब ने कैसे अपने 4 भाइयों को मारने के बाद क्या हुआ था, खुद आपका दिल्ली का सुल्तान बना था, यानी कि मुगल बादशाह बना था। आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब आप देख सकते हैं कहां पर दिल्ली है। ठीक, दिल्ली के साथ आप देखिए, दिल्ली से कांधार, ये पूरा रीजन आपका दिल्ली में मिलता था। काबुल पूरा क्षेत्र आपका इसमें मिलता था। और आप देखिए बंगाल जो था इसमें लगा हुआ था, पटना वाला क्षेत्र इसमें था, कश्मीर इसमें था, लाहौर जो आपका वर्तमान पाकिस्तान है, गुजरात, मालवा यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश, अजमेर, चित्तौड़ यानी कि वर्तमान राजस्थान वाले पार्ट। अब देखिए ये है बरार, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है कुछ, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर। तो यहां तक क्या रही आपकी मुगल सेना रही, यहां तक क्या रहा मुगल साम्राज्य। यानी कि इस पूरे क्षेत्र को आप देखेंगे तो इतने क्षेत्र से ऊपर ऊपर क्या रहा, मुगल साम्राज्य रहा, नीचे आपका मुगल साम्राज्य नहीं आ पाया। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। अब कह रहे हैं कि उत्तराधिकार में क्या परंपराएं थी आपका मुगल शासनकाल में, इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। ज्येष्ठाधिकार का मतलब है कि मुगल बादशाह का जो बड़ा या जो मुगलों का बड़ा पुत्र होगा वही शासक बनेगा, ऐसा नियम में उन्हें विश्वास नहीं था। यानी कि औरंगजेब का बड़ा पुत्र ही शासक बने ऐसा कोई जरूरी नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ ज्येष्ठाधिकार का नियम नहीं चलता था, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठाधिकार का नियम क्या है कि पिता के बाद क्या होगा, पुत्र आपका राज्य का राज्याधिकारी होगा। ये नियम है किसका, ज्येष्ठाधिकार का। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहजाद की मुगल और तैमूर वंशों की परंपराओं को अपनाते थे। क्या था कि जिस तरह की मुगलों की परंपरा थी और तैमूर वंशज, क्योंकि ये पिता की तरफ से क्या थे, तैमूर थे, और माता की तरफ से चंगेज खान के वंशज थे, तो जो उनकी आपकी प्रथा चली हुई थी उसको अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन सब पुत्रों में कर दिया जाता था। यानी कि जितना बड़ा क्षेत्र होगा उसका जितने उसके पुत्र होंगे उन पुत्रों में इक्वली आपका वो लोग डिवाइड कर देते थे। तालिका 1 में रंगीन उदाहरणों को पढ़िए, मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े आपके प्रमाण पर गौर कीजिए और आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा सही है। आप कह रहे हैं ज्येष्ठ तरीका बढ़िया है, यह शहजाद का तरीका। ठीक, अब इसमें क्या हुआ था आप जानेंगे। इस वाले आपके पैटर्न के अंतर्गत बाबर ने क्या किया था, अपने पूरे राज्य क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया था। जैसे आगरा और दिल्ली किसको मिला था, आपको पता होना चाहिए, हुमायूं के हिस्से में आया था। ठीक, और जो काबुल वाला पार्ट है और सिंध वाला पार्ट है उसके भाई के कब्जे में आया था। यानी कि यहाँ भी क्या था कि जितना भी उनका क्षेत्र है उन भाइयों में आपस में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। क्लियर है। और दिल्ली जिसके पास रहेगी वही रहेगा मुगल सुल्तान या मुगल शासक। बाद में ये भाई आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को पराजित करते थे और उसके क्षेत्र को अपने में ही मिला लिया करते थे। क्लियर है। ये इनके उत्तराधिकार को लेकर हमेशा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। ठीक, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। कह रहे जो मुगल थे, जो अन्य शासक थे, जो आपके राजा थे, उनके साथ कैसे संबंध थे, इन संबंधों को हमें गौर करके विचार करके आपका देखना है और उस पर बात करनी है। क्लियर है। देखिए तालिका 1 को आप फिर से देखेंगे, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के, यानी कि जो मुगल हैं उनके शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए। कैसे हुए हैं, उनके खिलाफ हमेशा अभियान क्या रहे हैं आपके जारी रहे हैं। क्लियर है। जिन्हें उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया, इनकार किया।
कि हम लोग क्या करेंगे, मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आप बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, क्लियर है, इनको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि दक्षिण में सबसे ज्यादा अगर किसी ने आपका युद्धों को सहा है या मुगलों के अभियानों को सहा है तो वो यही क्षेत्र हैं। बीजापुर है, बरार है, गोलकुंडा है, विजयनगर साम्राज्य है, क्लियर है, विजयनगर, इन लोगों ने क्या कहा है, सबसे ज्यादा सहा है। और इसी के साथ आप इनके बगल में देखोगे, बिल्कुल आपको पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, अजमेर है, बाड़मेर है, मेवाड़ है, इन लोगों ने भी क्या कहा है कि इनके अभियानों को सहा और कहीं ना कहीं आपका इनकी सत्ता को स्वीकार कर और विरोध कर चले। जैसे ही केंद्र की शक्ति कमजोर हुई, ये तुरंत आपका विद्रोह कर देते थे, क्लियर है। औरंगजेब के समय में पूरा, जहां तक मैंने आपको मानचित्र में दिखाया था कि दक्षिण भारत को इन्होंने अपने अपने कब्जे में लिया, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, आपके मालवा से पूरे नीचे वाला पार्ट को। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु आपका 1707 में हो जाती है और उसके बाद जैसे ही उसके उत्तराधिकारी आते हैं, तो जैसे ही उत्तराधिकारी बैठते हैं तो दक्षिण में ये सारे जो आपके क्षेत्र थे जिन पर आपका मुगलों ने पूरा कब्जा किया था, औरंगजेब ने, ये क्या कर देते हैं, तुरंत अपना विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह कर ये अपने आप को स्वतंत्र दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक, जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो उन्होंने कई शासकों के स्व इच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। अब पता लग गया कि भाई मुगल इस समय बहुत शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने क्या किया कि स्वयं ही उन्होंने क्या कर लिया, उनकी सत्ता को आपका स्व इच्छा से वो लोग स्वीकार कर लेते थे कि उससे पहले ये हमें युद्ध करें, युद्ध में हराएं, अपने नियमों को थोपे हम पे बिना बात, हम लोग क्या करते हैं, हम उनकी स्वेच्छा से जो उनकी सत्ता है उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ आप बड़े हैं और हम आपके अधीन रहेंगे, कि आप हमारे सम्राट, आप सुल्तान बन जाइए, हम आपके सामंत बनकर रहेंगे। राजपूतों का इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मिलता है कि राजपूत इसमें सबसे पहले आए। अनेकों मुगलों घरानों में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया। अब क्या किया, उन्होंने मुगलों को अपनी पुत्री दी और पुत्री देकर उच्च पद प्राप्त की, ठीक, परंतु कई ने इसका विरोध भी किया। बहुत लोगों ने मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा मर जाएंगे, कट जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हम मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, और वो हमेशा मुगल सत्ता के विरुद्ध रहे। जबकि कुछ ने आपका मुगल सत्ता को स्वीकार किया और अपनी पुत्रियों का विवाह क्या किया, मुगलों के साथ किया। कह रहे हैं मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत, मेवाड़ एक पूरा क्षेत्र था और इसमें आपके सिसोदिया वंश के राजपूत का शासक था, और कहते हैं कि इन्होंने लंबे समय तक क्या की, मुगलों की सत्ता को आपका स्वीकार किया, ठीक। परंतु जब वे हारे तो मुगलों के साथ साथ सम्मान्य व्यवहार किया। अब हारने के बाद भी मुगलों ने उनके साथ क्या किया, एक सम्मान्य, कि एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ, एक सुल्तान दूसरे सुल्तान के साथ व्यवहार करता है, वैसे उन्होंने उसके साथ किया। और उनकी जागीर, जागीर का मतलब होता है वतन, वतन का मतलब उनका क्षेत्र, जिनके जहां तक उनका कब्जा है, वतन जागीर के रूप में उन्हें वापस कर दिया। और हारने के बाद भी जो उनका क्षेत्र था उनको दे दिया। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच इस सावधानी से बनाए गए सुल्तान की वजह से मुगल भारत में अनेक शासक और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। कह रहे हैं कि आपने उन्हें हरा भी दिया, उनको सम्मान व्यवहार किया, उनकी जगीरों को वापस कर दिया, उनके वतन को वापस कर दिया, तो इससे क्या हो गया कि बहुत सारे सरदारों पर, बहुत सारे आपके राजपूतों पर मुगल का पॉजिटिव आपका क्या गया, इफेक्ट गया। और इस पॉजिटिव इफेक्ट ने क्या किया कि जितने भी छोटे छोटी आपके रियासतें थी, उन्होंने मुगलों की सत्ता को स्वीकार किया और उन्हें क्या करा, शासन प्रशासन में संतुलन बनाने में हमेशा बराबरी का हिस्सा रखा। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। कह रहे कि ये चीज हमेशा बनी रहे ये जरूरी नहीं, और इसको रखना कठिन था। मान लीजिए जिस तरह से अकबर के समय में रखा गया, जरूरी नहीं कि वो शाहजहां के समय में रखा जाता। अब औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे, क्लियर है। इतिहास में ऐसी जानकारी मिलती है कि औरंगजेब के समय में शासनकाल में सबसे ज्यादा उच्च पदों पर हिंदू बैठे हुए थे, क्लियर है। जबकि इतिहास की दृष्टि से आप पढ़ोगे, सबसे अच्छा राजपूतों का संबंध अगर कहीं देखने को मिलता है इतिहास के अनुसार, तो वो आपका अकबर के शासनकाल में मिलता है, क्लियर है। कह रहे एक बार फिर तालिका बंद को गौर करके देखिए, जब आप शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने गए थे तो औरंगजेब ने उनका अपमान कर दिया था, और इसी का एग्जाम्पल उन्होंने दिखाया है कि शिवाजी क्या गए थे, मुगलों की सत्ता स्वीकार करने गए थे। और औरंगजेब के समय में एक राजपूत शासक थे,
क्लियर है। अमर सिंह का बड़ा सम्मान करता था औरंगजेब, और औरंगजेब अमर सिंह के कहने पर ही शिवाजी कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, औरंगजेब से। औरंगजेब ने जब उनका अपमान किया तो क्या हो गया, शिवाजी वहां से आपका उन्होंने कुछ बात हुई और शिवाजी को कैद कर लिया औरंगजेब ने। हालांकि बाद में शिवाजी आगरा के किले से निकलने में, भागने में आपका सफलता प्राप्त की, और बाद में औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। औरंगजेब ने उनका अपमान किया, और इस अपमान का क्या परिणाम हुआ, उनको जेल में बंद कर दिया गया, और बाद में भागकर उन्होंने मुगलों के खिलाफ क्या कर दी, अपनी जंग छेड़ दी। क्लियर है। तो ये सारी चीजें, ये सारे पैटर्न हमने इसमें देख रहे हैं, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, गौर कर एक चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। क्लियर है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आ रही हो किसी प्रकार की, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। देखिए, राजपूतों के बारे में पढ़ रहा था, तो जो अजमेर, चित्तौड़, मालवा, ये जो पूरा पार्ट रहा है, ये किनका रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर आपका राजपूत शासक थे। क्लियर है। कौन रहे, राजपूत शासक। तो जैसे इन्होंने मुगलों की सत्ता को स्वीकार किया, तो किसके अधीन हो गए, मुगल साम्राज्य के अधीन आपका चले गए। क्लियर है। तो एक बार इसको पूरा आपका देख लीजिए कि मुगलों की परंपराएं क्या थी, उत्तराधिकार के क्या नियम थे। ठीक, इन सारे नियमों को, इन सारी चीजों को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मुगलों का और राजपूतों का संबंध क्या था, क्या वतन क्या होती है, जागीरें किसको कहते हैं, किस तरह से उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया गया, इसको देखें, फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ डाउट हो तो पूछिए। चलिए, नहीं है कोई डाउट, आगे बढ़ जाए। अब बात कर रहे हैं मनसबदार और जागीरदार। मनसब बेसिकली क्या था और जागीर क्या था, इन दोनों को थोड़ा समझिए। मनसब में आज के समय में देख लीजिए, आप जिस तरह से ग्रेड पे होता है, उस समय का ग्रेड पे था मनसबदार। और जागीरदार का मतलब है किसी भूभाग, किसी क्षेत्र का आपको मालिक बनाकर छोड़ दें, उसको आप जागीरदार कह सकते हैं। क्लियर है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था में बेसिकली इनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है, इनको जानने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त किया। कैसे कर दिया, अलग अलग आपके सामाजिक समूह सदस्य को प्रशासन में उन्होंने नियुक्त किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्कानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्हें शासक वर्ग में ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को शामिल किया। शुरू शुरू में जब आप लोग पढ़ोगे तो जितने भी आपके ज्यादातर जो भी सरदार बने, या तो कहाँ के थे, तुर्की थे, यानी कि बेसिकली वो लोग अपने ही आपके सगे संबंधी, अपने निकटवर्ती लोगों को रखते थे। ठीक, ईरानियों के सबसे पहले किसे रखा, जो आपके तुर्की थे। तुर्की के बाद कौन आए, ईरानी। ईरानी के बाद कुछ भारतीय मुसलमानों को रखा। उसके बाद नंबर आया जो अफगानी थे, राजपूत थे, मराठे थे, और बहुत सारे थे स्वतंत्र छोटी छोटी आपकी रियासतें थी, जिनके शासकों को उन्होंने अपने यहाँ इन समूह में शामिल किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहते थे। लग गया पता क्या था, कि जो लोग मुगलों के यहाँ नौकरशाह हैं, नौकरशाह का मतलब है जो अच्छी पोस्ट पर हैं, कोई सेनापति हो सकता है, कोई आपका राजस्व में किसी ऊंचे पद पर हो सकता है, किसी को राजघराने की व्यवस्था में ऊंचे पद पर हो सकता है। क्लियर है। कोई किसी सैन्य अभियान में किसी मोर्चे का सूबेदार हो सकता है। क्लियर है। कोई न्याय व्यवस्था में हो सकता है। तो इस तरह से जो शाही, जो मुगल सेवा में सेवा आने वाले शाही नौकर थे, शाह नौकर थे, उनको मनसबदार कहा जाता था। क्लियर है। कोई आपसे पूछ ले कि मनसबदार क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, हम इसको एक अच्छे से एक ब्रैकेट में सेव कर लेते हैं, ताकि कोई पूछ ले, ठीक, तो हम इसको इंपोर्टेंट भी कर लेते हैं। तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को हम बेसिकली मनसबदार, ठीक। कह रहे कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत
या अथवा कह सकते हैं हैसियत का मतलब होता है पद, कोई पद मिलता था, यानी कि उनको मुगल साम्राज्य व्यवस्था में कोई ना कोई उनको पद आपका दिया जाता था, उसको बोलते थे मनसबदार। क्या बोलते थे? मनसबदार। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। कैसी थी? श्रेणी व्यवस्था, जिनके जरिए पद 1, नंबर 2 वेतन, नंबर 3 सैन्य उत्तराधिकार दिया जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। कह रहे कि इनका निर्धारण क्या होता था? जो पद है और जो वेतन है उन पर आपका निर्धारण जो था की संख्या पर निर्धारण किया जाता था। जात की संख्या जितनी अधिक होगी, क्या कह रहे हैं कि जात की संख्या जितनी अधिक होगी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ेगी। यानी कि अगर किसी क्षेत्र के यहाँ राजपूतों की संख्या अधिक है तो जात कैसी हो गई? ज्यादा हो गई, संख्या अधिक हो गई, तो वैसे ही उनका मनसबदार कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा और उनका वेतन भी क्लियर है, और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो जात के ऊपर ही निर्भर करता था उसका पद और वेतन। ठीक, कि जैसी जात की संख्या होगी वैसे उसकी अभिजात प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, और ये सारी चीजें उनको उसी रूप में आपका देखते थे, और उसी रूप में वो आपका उनको प्रतिष्ठित रूप में भी आपका मिलता था। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था का पूरा चरण क्या है, कैसे आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझ सकते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप एक बार देख लीजिए, और मैं ये चाहूंगा कि आप कम से कम नोट भी करें और इसको हाईलाइट भी करें, अंडरलाइन भी करें अपने बुक। कभी कोई आपसे पूछ ले, और ये आपको हमेशा काम आने वाली चीजें हैं। क्लियर है? आप कोई भी तैयारी करिए, किसी भी कंपटीशन में बैठिए, किसी का एंट्रेंस एग्जाम देखिए, हिस्ट्री से संबंधित सब जगह ये आपको देखने के लिए मिलेगा। पढ़ लीजिए फिर आगे। चलिए, तो ये व्यवस्था थी आपकी बेसिकली मनसबदारी व्यवस्था। आगे बढ़े थोड़ा सा। अब कह रहे हैं जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदार को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार घुड़सवार रखने पड़ते थे। अब आप पे कितने का मनसब है, कैसा पद है, उसके अनुसार ही आपको मनसबदार में घोड़ों की संख्या मिलती थी। आपके पास 100 का मनसब है, आपके पास 10 का मनसब है, 1000 का मनसब है, उसी के पास आपके सैनिक घोड़े रहते थे। देखिए, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे, यानी कि उनका इन्वेस्टिगेशन के लिए। वे अपने सैनिकों को घोड़े को दगवाने, यानी कि जो सैनिक उनके पास थे उस घोड़े को दागते थे। दागने का मतलब उस पर निशान, साइन, मोहर लगाते थे। सैनिकों का पंजीकरण होता था कि कौन कौन सैनिक भर्ती हुआ है, किस दल का है, क्या हुलिया है। इन कार्यवाही के बाद सैनिक को वेतन देने के लिए धन मिलता था। क्या मिलता था? सैनिक को धन, यानी कि जो उसका वेतन है वो उसके रूप में उसको दिया जाता था। मनसब अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मनसबदार में उनको किसी क्षेत्र का, कोई जगह का मनसब देते थे, और वहां का जो राजस्व था, राजस्व का मतलब है आपको मैंने पहले भी बताया है, कर। क्लियर है? यानी कि टैक्स। ठीक, और जिन्हें जागीर कहते थे, वे जिन्हें जागीर कहते थे। अगर आपको वेतन नगद नहीं मिल रहा है और वेतन के बदले आपको भूमि मिल गई तो आप जागीर हो गए, जो आपका करीबन इक्ताओं के समान थी। यानी कि जो जागीर हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये जागीर लगभग कैसी लग रही है? इक्ताओं के समान। इक्ता क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में वेतन के बदले जो आपकी भूमि दी जाती थी उसको हम इक्ता कहते थे। पिछले चैप्टर में यही तो पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? कि आपका वेतन के बदले जो भूमि जिस सैनिक को दी जा रही है वो क्या है? इक्ता है। और जिसको वो आपका भूमि मिलती थी और जिससे वो राजस्व वसूलता था उसको क्या बोलते थे? इक्तादार। तो जागीर लगभग की जैसी है आपका, सेम, ध्यान दीजिए, इक्ता के जैसी है। कैसी है? इक्ता के जैसी है। परंतु मनसब मुक्तियों से भिन्न और अपने जागीरों में नहीं थे रहते थे, न ही उन पर प्रशासन करते थे। और आपको पता है कि इक्तादार में वो शासन भी करते थे, उस क्षेत्र का नियमन भी करते थे, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। उनके पास अपनी जागीरों को केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। जागीरदार क्या कर सकता है? केवल
टैक्स की वसूली कर सकता है, वहां का नियम, प्रशासन, सैन्य अभियान नहीं देख सकता। यह राजस्व उनके नौकर के तौर पर एकत्रित करते थे। और टैक्स भी कौन वसूलेगा? अगर आपको कहीं की जागीरदारी मिली है तो जो आपके नौकर हैं वो ही टैक्स वसूलेंगे, आप नहीं वसूल सकते। क्लियर है? और जबकि स्वयं देश में किसी भी भाग में सेवारत रहे और आपको, मान लीजिए आप रहने वाले अजमेर के हैं, आपको मनसब, आपको जागीरदारी मिली है, क्लियर है, तो आप हैं अजमेर के और आप सर्विस कहां दे रहे हैं? बरार में, बीजापुर, गोलकुंडा में, तो आप कहीं भी सर्विस दे सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इक्तादारी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। इक्ता के अंतर्गत जहां आप रहेंगे उसी क्षेत्र में आपको सेवा करनी है, वहीं आपको जमीन मिलेगी और जितना क्षेत्र होगा उसका शासन, प्रशासन, नियंत्रण सब कुछ आपके अंदर रहेगा। यानी कि मनसबदारी व्यवस्था हमने देखी, जागीरदारी व्यवस्था से बड़ी थी इक्ता व्यवस्था। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था और ये पढ़ना था। एक इमेज है जिसको थोड़ा सा गौर करके आप देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। कोई भी डाउट हो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही।